दोस्तों तो आज अपन देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एसी। इसको अपन बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट ना। देखो, कोई भी करंट जो है वो ऑल्टरनेटिंग कब कहा जाएगा? करंट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग इफ, वो जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग तब कहा जाएगा जब उसका डायरेक्शन जो है टाइम के साथ लगातार चेंज हो ना। मतलब वो करंट जो है पीरियोडिकली वेरी करे, उसका डायरेक्शन जो है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है, तो अपन उसको क्या एसी बोल सकते हैं? नहीं। एक और कंडीशन है बच्चों, एसी होने के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो पहला है कि उसका डायरेक्शन जो है अल्टरनेटिवली चेंज होनी चाहिए, मतलब वो पीरियोडिक करंट होना चाहिए ना। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है ये जो फ्लक्चुएशन होगा डायरेक्शन में वो विद इन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होना चाहिए, तब जाकर के अपन किसी भी करंट को एसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसी। अगर सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है बच्चों तो अपन उसको एसी नहीं बोल सकते। कोई भी करंट जो है ऑल्टरनेटिंग तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो, मतलब डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज हो और विद इन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी ना हो। जैसे यहाँ एग्जांपल देखते हैं। देखो, यहाँ एक आई वर्सेस ओमेगा टी का कर्व है। ये देखो साइन का कर्व है, अपन जानते हैं इसको अपन लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऐसा कर्व है। इसको अपन देखें तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये है कंप्लीट टाइम इंटरवल। अगर अपन देखें तो हाफ टाइम के लिए ये प्लस में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और फिर अपना डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है देखो, और विद इन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड थ्रू आउट जो है कांस्टेंट है। देखो ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक? प्लस आई नॉट से माइनस आई नॉट। अगर मैं इसका पिक टू पिक वैल्यू देखूं तो 2 आई नॉट के बराबर होगा। इसको अपन पिक बोलते हैं, ठीक है। आई नॉट को पिक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो अपन बाद में पढ़ेंगे। देखो सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो ये जो स्क्वायर एसी है, स्क्वायर शेप का एसी है, ये देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अगर कंप्लीट टाइम इंटरवल के लिए देखें तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के बीच में हो रहा है, तो दिस इज आल्सो नोन एज एसी। इसका शेप चूंकि स्क्वायर का है तो इसको स्क्वायर एसी बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ देखें बच्चों तो देखो ये ट्रायंगल शेप का है ना, ये कंप्लीट टाइम ये t/2। तो यहाँ अगर देखें तो ये ट्रायंगुलर एसी होगा क्योंकि शेप जो है वो ट्रायंगल है और डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है प्लस और माइनस, और यहाँ ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के बीच में हो रहा है ना, प्लस आई नॉट से माइनस आई नॉट के बीच में जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो अपन इसको बोल सकते हैं ये एसी है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे? एसी। तो देखो एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, एक और ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऐसा है ना, इस बार जो ग्राफ है वो ऐसा है। ये जो डी नंबर है वो ऐसा है। देखो ये आई है और ये टी है। ये देखो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये रहा और ये रहा, यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? देखो ये प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस, ये मान लो आई नॉट प्लस आई नॉट, ये माइनस आई नॉट के बीच में फ्लक्चुएशन है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सॉ टूथ ना। तो ये है सॉ टूथ एसी, ठीक है। चलो इसमें कुछ नोट देख लेते हैं जो एसी नहीं हो सकता है। देखो एसी ना होने के लिए अपन तो जो दोनों कंडीशन रखे हैं, किसी एक कंडीशन को अगर वो ग्राफ फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो एसी नहीं होगा। तो देखो ये मान लो एक मैं ग्राफ दे रहा हूँ ऐसा, आपको बताना है क्या एसी है क्या ये। देखो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। चलो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नहीं, ठीक है, नहीं चेंज हो रहा है, मतलब ये नॉन एसी है। क्या है? नॉन एसी है। ये डीसी होगा ना, ये नॉन एसी है बच्चों। चलो एक और ग्राफ देख लेते हैं।
जैसे मान लो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है आपको, ठीक है, मान लो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ग्राफ, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अगर अपन देखें तो इसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, हमेशा प्लस आ रहा है, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो है प्लस आई नॉट और ये टी है, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ए भी क्या है, ए भी नॉन एसी है, एसी नहीं है, लेकिन इसको अपन बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं इसको? अपन बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का मतलब होता है मिक्सर ऑफ एसी एंड डीसी बोथ, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि एसी नहीं है, ठीक है, नॉन एसी है। देखो मान लो कि आपको एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक, कोई ग्राफ आपको ऐसे बना के दे रहा है, ठीक। अगर अपन देखें तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरिंग है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरिंग है, मतलब ये डिकेइंग कर रहा है। ये ग्राफ जो है ये डिकेइंग एसी है, ठीक है। तो डिकेइंग एसी है, लेकिन ये तो कंप्लीट एसी है नहीं, या अपन डैम्प्ड एसी बोल सकते हैं इसको ना, डैम्प्ड एसी। डिकेइंग हटा दो, डिकेइंग वर्ड सही नहीं है, डैम्प्ड एसी है, ठीक है, डैम्प्ड एसी है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड है टाइम का, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है क्या? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट एसी, ये एसी नहीं होगा। हाँ चलो टाइम के साथ इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये एसी नहीं होगा, ठीक है। देख लो एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा। मान लो ये ऐसा है, कोई आपको ऐसे कर्व बना के दे दिया, प्लस आई नॉट और ये माइनस आई नॉट ना। अगर इसका देखें बच्चों तो ये भी वापस एसी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, विद इन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में ये पीरियोडिक नहीं है, इसीलिए दिस इज नॉट एसी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एसी जो है कैसे पहचानते हैं, कि एसी को कैसे पहचान, अगर ग्राफ दे दिया तो एसी है कि नहीं कैसे पहचानेंगे। एसी होने के लिए मैं आपको बताया कि वो जो ग्राफ है वो पीरियोडिक होना चाहिए, और दूसरा उसका फ्लक्चुएशन जो होना चाहिए टाइम के साथ, जो वेरिएशन होना चाहिए वो विद इन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ के अंदर होना चाहिए। चलो अपन अपने जो सिलेबस में है मेनली वो है साइनोसॉइडल एसी। क्या बच्चों? जो अपने सिलेबस में है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं साइनोसॉइडल एसी, ठीक है। चलो जो अपने सिलेबस में उसको लिखते हैं साइनोसॉइडल एसी, इसको अच्छे से लिख लेते हैं साइनोसॉइडल एसी। ये है अपने सिलेबस में साइनोसॉइडल एसी। चलो एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इससे आपको साइनोसॉइडल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइनोसॉइडल मतलब साइन या कॉस ना। ये देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लस आई नॉट, यहाँ आई वर्सेस ओमेगा टी का कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये कंप्लीट टाइम टी और ये t/2, ठीक है बच्चों, और यहाँ माइनस आई नॉट। यहाँ जो आई है वो है इंस्टेंटेनियस करंट। क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। ये जो आई नॉट है ये है पीक वैल्यू। क्या है? इसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं, फिर दूसरा नाम लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और तीसरा जो नाम लिया जाता है इसका वो है एम्पलीट्यूड ऑफ एसी। क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसी। अगर इसका अपन इक्वेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ लिखें तो इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी। देखो यहाँ जो ओमेगा है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको अपन 2πf से इक्वेट कर सकते हैं, या 2π/t, टाइम पीरियड है टी ना यहाँ। चलो एसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हो जो अपन
देखेंगे बाद में। इसको पहले इस टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। टर्म्स यूज इन एसी, ठीक है, जो जो टर्म्स है एसी में उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जो पहला टर्म है वो है टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब टाइम ओवर वन साइकिल ऑफ एसी। एसी जो है वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के बच्चों ये हो जाएगा टाइम पीरियड। वन साइकिल कंप्लीट करने में एसी जितना समय लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, ठीक है। चलो, तो दूसरा टर्म है वो है फ्रिक्वेंसी। क्या है? जो दूसरा टर्म है बच्चों वो है फ्रिक्वेंसी। क्या है? फ्रिक्वेंसी। इसको ऐसे दिखाते हैं, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, या पर सेकेंड। देखो एसी जो है 1 सेकेंड में कितना साइकिल्स चल रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी को मैंने बोला कि 1/T इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्वेंसी को लिखा जा सकता है फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, या इसको अपन लिख सकते हैं ω/2π। क्यों? क्योंकि अपने को पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो यहाँ से f की वैल्यू निकालोगे तो ω/2π आएगा। तो ये होगा अपना फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। देखो इसकी यूनिट की बात करें फ्रिक्वेंसी की तो याद रखना हर्ट्ज होता है ना, हर्ट्ज होता है। देखो अगर अपन यूएसए और अमेरिका में करंट की वैल्यू को कंपेयर करें तो याद रखना जो इंडिया में फ्रिक्वेंसी आती है करंट की वो 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। जो यूएसए होता है बच्चों उसमें 60 हर्ट्ज एंड 110 वोल्ट की सप्लाई आती है घरों में, ठीक है। तो ये बात आपको जान लेना चाहिए। देखो जो अगला टर्म है वो है बच्चों पीक वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू जो तीसरा टर्म है वो है पीक वैल्यू ऑफ एसी। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अगर करंट है तो मैक्सिमम वैल्यू ओवर वन साइकिल इज नोन एज पीक वैल्यू। इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं बच्चों, और एक और नाम देते हैं इसका एम्पलीट्यूड। तो ये क्या होता है? ये होता है कि एसी के वन साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं पीक वैल्यू ना। चलो जो अगला टर्म है वो है फेज। क्या है? वो है फेज। अपन बात करेंगे कि फेज होता क्या है। जो फेज होता है बच्चों वो होता है एंगल। अगर एसी की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। मैं यहाँ साइनसॉइडल एसी की बात कर रहा हूँ, कोसाइन फंक्शन लिख लो यहाँ ना। जैसे मान लो अगर मैं लिखूँ I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, तो ये जो है आर्गुमेंट है, तो इसको अपन बोलेंगे फेज। क्या बोलेंगे बच्चों? फेज। और ये क्या है? ये है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। और ये क्या है? ये जो है वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्यों बच्चों? क्योंकि ये करंट जो है टाइम डिपेंडेंट है। देखो ओमेगा टी तो इंस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए अपन इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। देखो जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ ऐसे, इसमें आपको बताना है कि फेज क्या होगा। जैसे मान लो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। आर्गुमेंट क्या है? साइन का एंगल। तो अगर अपन देखें तो ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव ये एक फेज है। क्योंकि ये फेज टाइम डिपेंडेंट है इसीलिए अपन इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फेज। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस फेज।
क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम डिपेंडेंट फेज को इंस्टेंटेनियस फेज। अगर इसी में t इक्वल टू 0 डालें, t इक्वल टू 0 जैसे ही डालोगे तो ये 5 मिलेगा, तो t इक्वल टू 0 पे ये 5 मिला, मतलब दिस इज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब t इक्वल टू 0 से ही तो इनिशिएट करते हैं, तो t इक्वल टू 0 जैसे इंस्टेंटेनियस फेज में डालोगे तो ये आ रहा होगा ये ना। चलो अगर फेज की आपसे मैं यूनिट पूछूं तो क्या बताओगे, क्योंकि ये आर्गुमेंट मतलब एंगल है, तो इसका जो यूनिट होगा वो रेडियन होगा। क्या होगा उसका यूनिट जो है वो यूनिट ऑफ एंगल होगा। देखो फेज करता क्या है, जो फेज होता है बच्चों, फेज जो है वो डिसाइड करता है, ये वैल्यू और बोथ वैल्यू एंड साइन लिख लो ना, इसको बाद में समझने की कोशिश करेंगे। वैल्यू एंड साइन, ये जो फेज है ये वैल्यू भी डिसाइड करता है और साइन भी डिसाइड करता है। इसको अपन तब पढ़ेंगे जब इस फेजर पढ़ेंगे, ठीक है, और लीडिंग लैगिंग कंसेप्ट जब मैं समझाऊंगा तो इसको आसानी से समझ पाएंगे। देखो एक जो अगला टर्म है वो है फेज डिफरेंस। क्या, फेज डिफरेंस। यहाँ आपको टर्म से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। फेज डिफरेंस, इसको अपन डेल्टा फाई से दिखा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस मतलब दो चीज आएगी। देखो मान लो कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन लिख रहा हूँ। सिमिलरली मैं i को लिख रहा हूँ, i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। देखो फेज डिफरेंस का मतलब हुआ दो क्वांटिटी के फेज का अंतर, ठीक है। इसका फेज क्या है, इंस्टेंटेनियस फेज की बात कर रहा हूँ ना, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो देखो अगर मैं फेज डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो इंस्टेंटेनियस फेज का डिफरेंस लूंगा। चलो तो अगर अपन तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि फेज डिफरेंस ऑफ I with respect to V, फेज डिफरेंस ऑफ I with respect to V मतलब ये फेज माइनस ये फेज। तो मैं अगर फेज डिफरेंस घटाने जाऊं तो ओमेगा टी प्लस फाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस प्लस फाई वन, इसको घटाओगे तो मिलेगा फाई टू माइनस फाई वन, ये मिल रहा होगा डेल्टा फाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे मैं पूछूं कि फेज डिफरेंस ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू I, मतलब V माइनस आई करूं तो यहाँ डेल्टा फाई जो मिलेगा वो मिलेगा फाई वन माइनस फाई टू ना। तो फेज डिफरेंस का मतलब हुआ कि दो फिजिकल पैरामीटर के फेज, इंस्टेंटेनियस फेज का अंतर, ये क्या होगा, फेज डिफरेंस। अब अपन यहाँ छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, लीडिंग लैगिंग। क्या है लीडिंग लैगिंग का मतलब क्या है, ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पूरे एसी में काम आएंगे, ठीक है। लीडिंग एंड लैगिंग कंसेप्ट, लीडिंग एंड लैगिंग कंसेप्ट, ठीक है। मैं जो टर्म्स अभी बता रहा हूँ थ्रू आउट द एसी, मैं यही टर्म्स का राग अलापूंगा, हमेशा यही चीज बोलूंगा, और जब ये टर्म बोल रहा हूँ मतलब ये चीज आपको आपके दिमाग पे रहा चाहिए, ठीक है। चलो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं इसमें पहला केस ले रहा हूँ, V लीड्स I, ठीक है। V जो है I को लीड कर रहा है, या इसी को लिख सकते हैं, V जो है I से आगे चल रहा है, या अपन लिख सकते हैं इसको I पीछे चल रहा है V से, तो मैं लिख दिया I लैग्स V। बात वही का, V आगे चल रहा है मतलब, या V आगे चल रहा है I से, या I V से पीछे चल रहा है, मीनिंग तो दोनों का एक ही है। जैसे मान लो मैं V को लिखता हूँ V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो I को क्या लिखूंगा, इससे पीछे चलना चाहिए I, तो मैं लिख देता हूँ I को I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। चलो V जो है लीड कर रहा है I से, मतलब V लीड कर रहा है I से, तो
v का जो फेज डिफरेंस आना चाहिए, फेज डिफरेंस ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू i जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अपन बोलेंगे बाई इक्वेशन ये लीड कर रहा है। जैसे अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं तो देखो ओमेगा टी माइनस फाइव, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस फाइव आ रहा होगा। तो अगर प्लस आ रहा है मतलब v का फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू i प्लस आया, मतलब v जो है यहाँ लीड कर रहा है। ठीक है, चलो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू जानने का तरीका। अब कोई पूछता है कि इसका डिफिनीशन बताओ कि v लीड कर रहा है i से या i लैग कर रहा है v से, इसको ग्राफ के थ्रू कैसे समझोगे? तो याद रखना, ग्राफ के थ्रू समझने के लिए अपने को इसका मीनिंग पता रहना चाहिए। v लीड कर रहा है i का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v रीचेज फर्स्ट इस विथ रेस्पेक्ट टू i। देखो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ से कैसे पता करोगे कि जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। देखो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि v और i का जो ग्राफ मैंने कंबाइंड प्लॉट किया है उसमें सबसे कम टाइम पे मैक्सिमा कौन पहुंचा। तो सबसे कम टाइम पे जो अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा उसको बोलेंगे वो क्वांटिटी जो है वो लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? वो लीड कर रहा है। जिससे इसी चीज को मैं ग्राफ से प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे अपन देखेंगे कि v जो है वो लीड कर रहा है। चलो देख लेते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये v और i दोनों का ग्राफ मैं कंबाइंड प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ये किसका कर्व है? v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका कर्व है। चलो इसी में मैं i का कर्व ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो जो i का कर्व है उसको मैं डॉट से कोशिश कर रहा हूँ ड्रॉ करने की। देखो ये जो i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, चलो इसका मैक्सिमम कहाँ पहुंचा? ये प्लस वी नॉट, ये देखो ये मैं प्लस आई नॉट लिया, ठीक है, ये माइनस आई नॉट और ये प्लस वी नॉट। चलो इसका जो मैक्सिमा पहुंचा वो इस समय पे पहुंचा, ठीक है, ये इस समय पे पहुंचा और इसका जो मैक्सिमा है ये यहाँ पे पहुंचा। तो कौन पहले पहुंचा? इसका मैक्सिमा पहले पहुंचा, मतलब ये जो v है और ये जो i है, ये i जो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है और ये v है। तो देखो इसका मैक्सिमा बाद पहुंच रहा है और इसका मैक्सिमा पहले पहुंच रहा है। तो ग्राफ में जिसका मैक्सिमा पहले पहुंचा, और मैंने देखो जो करंट की पिक वैल्यू है वो कम है वोल्टेज की पिक वैल्यू को मान करके मैंने ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, देखो तो इसका मैक्सिमा इतना समय बाद पहुंच रहा है, इसका मैक्सिमा, तो अपन देखें तो v का मैक्सिमा बहुत पहले पहुंच रहा है, इसीलिए ये जो है लीड कर रहा है बाई ग्राफ। जिसका मैक्सिमा पहले पहुंचेगा बच्चों वो जो है क्वांटिटी क्या करेगी? वो क्वांटिटी लीड करेगी ना, वो क्वांटिटी क्या करेगी? वो क्वांटिटी लीड करेगी। चलो अब अपन जो दूसरा चीज देखने जा रहे हैं वो है बी नंबर केस। मान लो v जो है लैक्स i, मतलब यहाँ पे i जो है वो लीड कर रहा है v से। तो देखो अगर v को मैं लिखूं v नॉट साइन ओमेगा टी, तो i को मैं मान रहा हूँ कि वो जो है वो फाई एंगल से लीड कर रहा है, तो प्लस फाई लिखूंगा। तो देखो अगर आप यहाँ पे फेज डिफरेंस ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू i निकालोगे तो देखो क्या आ रहा है, फेज डिफरेंस जो v विथ रेस्पेक्ट टू i निकालते हैं
तो इसकी वैल्यू मिल रहा है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखो यहाँ पे मिल रहा है -5 का मतलब हुआ v का फेज जो है विथ रिस्पेक्ट टू आई माइनस में आ रहा है, मतलब v जो है लैग कर रहा होगा ना, और i लीड कर रहा है, v लैग कर रहा है यहाँ। ये तो मैथ से जानने का तरीका है। अगर इसको ग्राफ से प्लॉट करें तो देखो ग्राफ से कैसे प्लॉट करोगे, मैं इसको ग्राफ से प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है v का ना, ये v नोट i और v का इंस्टेंटेनियस। मैं यहाँ i का ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखो मैंने ये i का जो डॉट से है वो i का है, i इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मैक्सिमा देखो यहीं पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो i का सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i reached first, hence I leads with v by angle फाई एंगल से लीड कर रहा है ना बच्चों। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट लीडिंग और लैगिंग समझने का। क्या था? ये है लीडिंग और लैगिंग समझने का तरीका। चलो एक और टर्म आता है यहाँ पे फेजर, इसको भी समझ लेते हैं कि फेजर क्या होता है। फेजर और फेजर डायग्राम। चलो जो अगला टर्म है वो है फेजर एंड फेजर डायग्राम, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फेजर डायग्राम, सबसे पहले बात करते हैं फेजर क्या होता है। देखो फेजर जो होता है ऐसा साइनसॉइडल वेक्टर होता है, सुनना, फेजर जो है ऐसा साइनसॉइडल वेक्टर होता है जो ओरिजिन के अबाउट रोटेट करता है। फेजर जो है एक ऐसा साइनसॉइडल वेक्टर होता है जो ओरिजिन के अबाउट रोटेट करता है, और उसकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स। क्या होता है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो इसको लिख लो कि फेजर्स आर साइनसॉइडल vectors which rotates about origin whose angular speed is equal to angular frequency related to physical quantity। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। देखो मैं ये बता रहा हूँ फेजर जो है ऐसा साइनसॉइडल वेक्टर है जो ओरिजिन के अबाउट एंगुलर स्पीड से, जिसका एंगुलर स्पीड जो होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ उस जो फिजिकल पैरामीटर है उसके एंगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो उसके साथ क्या करता है, ओरिजिन के अबाउट रोटेट करता है। इसको बोलते हैं अपन फेजर। ठीक है, देखो फेजर का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है। ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है पहला कि फेजर जो है रोटेट करता है अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। मतलब ऐसे रोटेट करेगा ना। ठीक है, चलो जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है जो ये साइनसॉइडल वेक्टर होता है तो लेंथ ऑफ जो वेक्टर होगा वो बताएगा एम्पलीट्यूड या पिक वैल्यू। क्या बताएगा? एम्पलीट्यूड, पिक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। चलो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा बच्चों, ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है, फेजर का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा
फेजर का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो बताएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। याद रखना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और i को ले रहा हूँ, i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं मान रहा हूँ कि पीक वैल्यू जो i का है वो कम है v नॉट से। अब मैं इस दोनों इक्वेशन का फेजर जो है रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया कि फेजर जो होता है वो साइनसॉइडल क्या होता है? वेक्टर होता है, i और v। फेजर जो क्या होता है? वेक्टर होता है। तो मैं इसको वेक्टर से दिखाने जा रहा हूँ। देखो ये है v नॉट, इसका लेंथ जो है मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, तो ये v नॉट। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ओमेगा टी, तो ये v का फेज है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, मतलब जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो देखो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ देखें तो आई का अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आई देखो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि इसका लेंथ छोटा रहेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू जो है छोटी है, तो ये लिखा आई नॉट। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो है इससे कितना आगे चल रहा है, ये तो यहाँ से ये कितना फाइव, तो फाइव इससे फाइव आगे चला, तो देखो ये जो है इसी में रोटेट करेगा, ऐसे ही रोटेट करेगा। यहाँ आएगा तो माइनस आई नॉट, यहाँ आएगा तो प्लस आई नॉट। लेकिन जो वी नॉट है वो जो है वो देखो ऐसे रोटेट कर रहा होगा ना, ये जो वी नॉट है वो ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, जो ब्लैक मार्कर से बनाया हूँ ये वी नॉट का है। ठीक है, तो यहाँ वी नॉट रहेगा। ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा वी नॉट, जिसका लेंथ ज़्यादा है ना बच्चों। चलो एक छोटा सा रिलेशन देखते हैं कि फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। चलो देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में एक रिलेशन देखते हैं। देखो जो फेज डिफरेंस होता है बच्चों, जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2π/t इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है? टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? पार्ट डिफरेंस। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, ये क्या है? डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये डेल्टा एक्स क्या है? ये है पार्ट डिफरेंस। ठीक, ये पार्ट डिफरेंस। तो यह इसको सवाल से अगर देखें तो मान लो एक सवाल ऐसा है कि एन AC हैज 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एक AC के पास इतना फ्रिक्वेंसी है। फाइंड टाइम डिफरेंस, आपको क्या बताना है कि फाइंड टाइम डिफरेंस corresponding to phase difference of π/4। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। सवाल आसान है। अपने को AC की फ्रीक्वेंसी गिवन है और टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन पता है, तो गिवन क्या क्या है देख लो। अगर इसका आप सॉल्यूशन करते हो तो जो गिवन है उसको पहले लिखो। देखो फेज डिफरेंस कितना है? π/4, ये है फेज डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 50 हर्ट्ज। अब देखो अपने पास जो रिलेशन है वो है 2π/t इंटू डेल्टा टी। अपने को ये निकालना है, इसके लिए ये t पता होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी और t में रिलेशन पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, मतलब टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 1/ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/50। अब यहाँ आपको सब वैल्यू पता है, तो मैं π/4 इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई 1/50 टाइम की वैल्यू डाल रहा हूँ इंटू
डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी निकालोगे तो देखो यहाँ से ये गया, जो डेल्टा टी की वैल्यू आ रही होगी उसको चेक कर लो, 1/400 आ रही होगी, 1/400 सेकेंड आ रहा होगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इतना मिली सेकेंड आ रहा होगा, 2.5 मिली सेकेंड आ रहा होगा। तो ये आ रहा होगा टाइम डिफरेंस। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। क्या बात करने जा रहे हैं कि एसी की जो है एवरेज वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्यों निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू एसी का। डीसी केस में एवरेज वैल्यू क्यों नहीं निकाले थे। एसी केस में एवरेज वैल्यू इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि टाइम के साथ जो है इसका एम्पलीट्यूड विद इन कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू तो उसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है उसको, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है टाइम के साथ वेरिंग है। ठीक है, तो देखो हेडिंग डालो कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, या इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू ऑफ एसी। सबसे पहले जान लो कि ये होता क्या है। देखो जो एवरेज वैल्यू है एसी की वो हाफ साइकिल की वो वैल्यू है जो, ठीक है, जो सेम टाइम में डीसी करंट जो है, ठीक है, सेम टाइम में डीसी करंट जो है उतना ही चार्ज फ्लो कराता है जितना एसी कराए। बात समझ में आ गई होगी। तो लिख लो मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल। लिखो, यहाँ लिखते हैं मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल। एनी हाफ साइकिल लिख लो यहाँ, एनी हाफ साइकिल, वो साइकिल या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल is the value of DC current, is the value of DC ओ 8 लिखो, 8 send same amount of charge, send same amount of charge in same time as AC does। ठीक है, देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज की वैल्यू को आप क्या लिखते हो, आई इंटू टी। तो जो मीन वैल्यू होता है वो जो है हाफ साइकिल की वो वैल्यू होता है जिसमें डीसी करंट जो है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सर्किट में फ्लो कराता है ना। तो देखो अगर आप एवरेज लिखते हो, मान लो मैं करंट का एवरेज लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको अपन ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है, ये होगा आई डी टी, ये चार्ज हुआ और ये डी टी, मैं मान रहा हूँ T1 से T2 समय के लिए। ठीक, अगर इसको अपन देखें तो देखो मैंने लिखा है कि एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर आई डी टी और इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, जैसे 0 से मैं T/2 के लिए लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन आई डी टी का मतलब हुआ कि अपन एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एरिया अंडर आईटी ग्राफ, एरिया अंडर आईटी ग्राफ डिवाइडेड बाय ये है टाइम इंटरवल, क्या है, या टोटल टाइम ना, टाइम इंटरवल। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको किसी भी पैरामीटर का एवरेज वैल्यू निकालना है, मतलब अगर आईटी कर्व है तो आईटी कर्व का एरिया, वीटी कर्व है तो वीटी कर्व का एरिया, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लेना पड़ेगा। जैसे देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन जान लें, बेसिक मैथ में अपन पढ़ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो पहला फैक्ट है बच्चों,
ये अपने को पता है कि साइन थीटा का एवरेज वैल्यू और कॉस थीटा, ऐसे ब्रैकेट में घेरने का मतलब मैं एवरेज वैल्यू लिख रहा हूँ, 0 होता है कब? फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल क्यों? क्योंकि देखो अगर साइन और कॉस का, ये मैं साइन का ग्राफ, तो जितना प्लस उतना माइनस, ठीक है, जितना प्लस और उतना माइनस, तो इसका एवरेज जो है वो 0 आएगा। चलो, जो दूसरा बात है वो है कि याद रखना साइन थीटा का एवरेज वैल्यू या कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू जो है वो होता है 2/पाई। कितना होता है? 2/पाई। किसके लिए? सिर्फ हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में, ठीक है। मतलब अगर अपन ग्राफ देखें तो ये मान लो हाफ साइकिल है, तो ये प्लस का 2/पाई, ठीक है, और ये माइनस का 2/पाई आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और बात जान लेते हैं कि अगर साइन और कॉस है उसका स्क्वायर का अगर अपन एवरेज निकालते हैं तो याद रखना वो कितना, ये बस याद रखना है। देखो एग्जाम में जो है आपको समय बहुत कम मिलेगा, और इस केस में मान लो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फंक्शन का अपन एवरेज निकालने जाएंगे तो टाइम वेस्टेज है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को इसी केस में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू आता है वो हाफ आता है। अब देखो ये फुल साइकिल में भी उतना ही आता है एंड हाफ साइकिल में भी उतना ही आता है। याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फुल साइकिल या हाफ साइकिल में जो वैल्यू आता है वो 1/2 आता है। कितना आता है? 1/2 आता है। चलो अब अपन एक पर्टिकुलर केस देख लेते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल एसी। केस देखने जा रहे हैं वो है एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल एसी। चलो इसमें जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो लिख के कर रहा हूँ I=I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। चलो अगर इसका ग्राफ देखोगे आप, तो मैं अभी आपको ग्राफ बनाया था, तो इसका ग्राफ बनाओ फटाफट। देखो अगर इसका ग्राफ बनाया तो इसकी पीक वैल्यू कितनी है? साइन का कर्व है, पहली बात, प्लस और ये माइनस, ये t/2, ये t, ये कितना होगा? प्लस का I0, ये कितना होगा? माइनस का I0, ये I और ये ओमेगा टी। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो देखो अगर अपन कंप्लीट साइकिल में देखें, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। तो देखो फॉर कंप्लीट हाफ साइकिल, पहला इसमें हेडिंग डालते हैं फॉर कंप्लीट साइकिल। देखो अगर इस कंप्लीट साइकिल को लें तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी I=I0 sin ओमेगा टी, ये आएगा एवरेज वैल्यू, पूरे का एवरेज लगाया मैंने। तो ये देखो कांस्टेंट बाहर एवरेज वाले टर्म से ये ओमेगा टी, और देखो कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू 0, तो फाइनल जो है इसकी जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो एसी की एवरेज वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब क्या है? इसलिए बच्चों कि एसी के थ्रू बैटरी चार्ज नहीं होती है, ठीक है। जो अपन मोबाइल का चार्जर यूज करते हैं उसमें एसी से डीसी आता है, याद रखना, कन्वर्ट होता है चार्जर के थ्रू। देयरफॉर याद रखना, देयरफॉर बैटरीज कैन नॉट बी चार्ज्ड बाय एसी सप्लाई। एसी सप्लाई से जो है वो बैटरी चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक और काम जो अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एंड जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, कुडंट बी डन
डन बाय एसी। एसी के थ्रू जो अपन इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो इसमें दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। जो दूसरा केस है, अब मैं लेने जा रहा हूँ हाफ साइकिल को, ठीक है। चलो जो दूसरा केस है, एसी को अपन हाफ साइकिल में देखने जा रहे हैं, हाफ साइकिल। अब देखो हाफ साइकिल दो है, एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल T/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये है आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू और ये आई, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखो, अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालूं ओमेगा टी आएगा। और हाफ साइकिल के लिए मैं आपको इसकी वैल्यू बताया था, कितना आता है प्लस का 2/पाई। तो देखो ये जो वैल्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2I0/पाई प्लस का पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। सिमिलरली अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखें, फॉर ये लिख लो, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल बनाऊं तो देखो नेगेटिव कैसे बनाऊंगा, ये नेगेटिव बनाया, ठीक है। ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये T/2 और ये T ना, और ये I0, ये माइनस I0। तो अगर यहाँ बनाते हो तो देखो I = I0 साइन ओमेगा टी लिया था मैं, इसका एवरेज लगाने का मतलब पूरा का एवरेज लगाना, कांस्टेंट वर्ब को हटाना और साइन ओमेगा टी। और नेगेटिव के लिए मैंने क्या लिखा था I0 -2/पाई। तो इसका जो वैल्यू आ रहा होगा, देखो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल जो वैल्यू मिल रहा होगा वो देखो कितना मिल रहा होगा। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हो साइनसॉइडल एसी का, तो -2I0/पाई मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपन क्वार्टर साइकिल के लिए देखते हैं। तीसरा जो है वो है क्वार्टर साइकिल। क्वार्टर साइकिल का मतलब आधा का आधा, जैसे मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो ये मान लो ग्राफ था, ठीक है, मैं हाफ ले रहा हूँ T/2, तो ये वाला कितना होगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं I, और ये कितना था I0, ये T/2 था, ये T/4 आएगा। टोटल एरिया A/2 था, तो मैं A/4 और A/4 लिखा। चलो अगर अपन इसका एवरेज वैल्यू देखें तो देखो आप इस केस में एवरेज निकालोगे तो आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ 1/4 डिवाइड बाई टाइम 1/4। एरिया ऑफ 1/4 का मतलब हुआ कि आप हाफ का एरिया निकालो और उसका आधा कर दो, जैसे किया हूँ, डिवाइड बाई T/2। ये से ये गया, मतलब A/2 डिवाइड बाई T/2, और A/2 डिवाइड बाई T/2 वापस आ रहा है। तो इस केस में अपन एवरेज वैल्यू निकाल चुके हैं। इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है वो +2I0/पाई आता है, ठीक है। तो याद रखना कि क्वार्टर साइकिल हो या हाफ साइकिल हो या फुल साइकिल हो, जो वैल्यू आता है एवरेज वैल्यू वो सेम आता है। कितना आता है, जो एवरेज वैल्यू आता है वो आता है कितना, 2I0/पाई, ठीक है बच्चों। चलो एक और केस लेते हैं जो कि चौथा नंबर है, वो है एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, देखो अपन फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जानते हैं कि ये कैसे आता है। ये जो है ये ऐसे आता है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ +I0 और ये I और ये ओमेगा टी, ये प्लस और ये प्लस और ये T/2। अगर इस केस में आप एवरेज वैल्यू निकालते हो तो देखो एवरेज वैल्यू होगा टोटल एरिया डिवाइड बाय टोटल टाइम। अपन जानते हैं कि IIT कर्व का एरिया, और ये मैं निकालूंगा।
तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ हाफ डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 2 टाइम्स एरिया टाइम हाफ लगा, हाफ टाइम 2 टाइम्स लगा ना। चलो यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो ये आ रहा होगा हाफ एरिया डिवाइड बाई हाफ टाइम। मतलब अपन कहाँ आ गए वापस, हाफ एरिया मतलब ये और हाफ टाइम ये, मतलब ये रीजन, और ये क्या है हाफ साइकिल। इस केस में जो एवरेज वैल्यू आएगा वो प्लस का 2I0/पाई आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब अपन हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका पहले तो अपन आउटपुट पल्स बनाते हैं। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है बच्चों, उसका जो कंप्लीट साइकिल में वो आधी वैल्यू देता है, आधे में 0, ठीक है, आधे पल्स को वो जनरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। चलो तो अगर इसका एवरेज वैल्यू देखें तो अपन देख पाएंगे टोटल एरिया डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल एरिया कितना आ रहा है, वो आ रहा है एरिया ऑफ हाफ प्लस इसका तो 0 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स टी हाफ, क्योंकि टाइम तो पूरा लगा ना, यहाँ टी हाफ लगा और यहाँ टी हाफ लगा, लेकिन एरिया कितना हुआ इतना। इसको आप अगर आप सॉल्व करते हो तो हाफ ए हाफ डिवाइड बाई टी हाफ, ए हाफ और टी हाफ का अपने को एवरेज पता है, तो ये आएगा 2I0/पाई, और यहाँ से यहाँ गया तो ये आ रहा होगा I0/पाई। तो अगर आपसे कोई ऐसा पल्स देता है और ये पल्स जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का है, तो इस केस में जो है आप क्या निकाल सकते हो एवरेज वैल्यू, जो कि I0/पाई आ रहा। चलो मैं एक जनरल अप्रोच बता दे रहा हूँ एवरेज वैल्यू निकालने का। इसी के केस में हम क्या कर रहे थे, देखो इसको नोट के तौर पे लिख लो। अगर आपको मान लो एवरेज वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीशन ओवर एवरेज वैल्यू इनटू टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम। ये इसको मैं इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसी को लेता, जैसे मान लो कि मेरे को इसको इसी से समझाना होता, ये मान लो यहाँ तक टी था, ठीक है। चलो मैं हाफ वेव रेक्टिफायर का ही पल्स लिया, ये आई है और ये प्लस I0 है, ठीक है, ये टी हाफ है। देखो मैंने क्या लिखा है, एवरेज वैल्यू इनटू टाइम इंटरवल। इतना का एवरेज वैल्यू पता है, चलो ठीक है। तो कंप्लीट अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ ये ग्राफ का, तो इतने का एवरेज, ठीक है, इतने का एवरेज 2I0/पाई, ठीक है, इनटू इतने का टाइम इंटरवल T/2, ठीक है, प्लस इतने का टाइम इंटरवल और इतने का एरिया कितना हुआ 0 इंटू T/2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक T, ठीक है। इसको आप निकालोगे तो देखो कितना आ रहा है, 2I0/पाई इंटू T/2 डिवाइडेड बाई T। T से T गया, 2 से 2 गया, तो इसकी वैल्यू आ रही है I0/पाई। इसको आगे बहुत सारे सवाल से देखेंगे। यह शॉर्टकट तरीका कि अगर कोई एसी है उसका अपने को एवरेज वैल्यू निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, उतने इंटरवल का एवरेज वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल टाइम जहां तक अपने को एवरेज वैल्यू पूछा है, तो इस केस में ऐसे अपन निकाल सकते हैं ना एवरेज वैल्यू।